हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने एचपी पीजीटी केमिस्ट्री बैच के लिए केमिस्ट्री की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम एचपी पीजीटी बैच के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो सीरीज का हमारा आज नेक्स्ट टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, an aqueous solution of an optically pure compound of concentration 100 milligram in 1 ml of water and measured in quartz tube of 5 centimeter length was found to be minus 3 degree. The specific rotation is, basically this is the value of alpha. ये आपको लेंथ दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 100 मिलीग्राम इन 1 ml। और स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन सी एल, ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। बट इसमें क्या होता है, योर कंसंट्रेशन मस्ट बी इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 10 रेज़ पावर 2 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये आ गया 10 रेज़ पावर -1 ग्राम पर ml। फिर लेंथ इज योर 5 सेंटीमीटर, और इस फॉर्मूला में अप्लाई करने की लेंथ मस्ट बी इन द डेसीमीटर। तो इट विल बी 5/10, दैट इज 0.5 डेसीमीटर। उसके बाद तो जब हम ये करेंगे वैल्यूज पुट, तो अल्फा कितना आएगा, -3 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, दैट इज -30 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो -60 डिग्री, दैट इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन C3 एंड C4 इन डी राइबोज रिस्पेक्टिवली आर। इसके लिए सबसे पहले आपको डी राइबोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो डी राइबोज क्या होता है, CHO इज हियर, CH2O इज हियर, पेंटोस शुगर है बेसिकली ये, OH OH OH, H H और H। और अगर हम नंबरिंग की बात करें तो दिस इज नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5। और उसने आपको C3, एक तो इस कार्बन की, एक C4 इस कार्बन की स्टीरियो पता करने के लिए बोला है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन नंबर 3 की, तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ OH H और CHO लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ OH H और CH2OH लगा हुआ है। तो क्या, और अगर मैं कार्बन नंबर 4 को ड्रॉ करूं, लेट अस से दिस इज कार्बन नंबर 4, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे H है, नीचे CH2OH है, फिर एक कार्बन है जिसके साथ OH H और फर्दर ऐसे कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, तो करते हैं इनकी R और S कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर कार्बन कार्बन सेम है, तो नेक्स्ट बॉन्ड पे मूव करेंगे, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन OH सेम, H H सेम, ये CHO है, ये CH2OH है, CHO में डबल बॉन्ड O है, यानी कि हम दो ऑक्सीजन की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो 1 2 3 इस टाइप से रोटेट करेंगे, 1 2 3। कैसी रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और फिशर प्रोजेक्शन में जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगी और लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उस टाइम पे ये क्या होता है, आर। और 4 की बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड, ये कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन है, ये कार्बन है OH है और दो हाइड्रोजन है, पर इसमें एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो सेकेंड प्रायोरिटी इसे, थर्ड प्रायोरिटी इसे, फोर्थ इसे, बिल्कुल सेम बन गया, एंटी क्लॉकवाइज एंड लोएस्ट प्रायोरिटीज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी क्या आ गया, आर। तो आर एंड आर, दैट इज सी ऑप्शन। वैसे भी आप इस पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते थे। व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक, जब आपके पास ऐसा हो, ऊपर CHO नीचे CH2OH, जस्ट चेक द पोजीशन ऑफ OH। इफ OH इज ऑन द राइट हैंड साइड तो वो R होगा, इफ OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो वो S होगा, क्योंकि दोनों OH आर ऑन द राइट हैंड साइड, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या जानी थी, R। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 2 enantiomers among the following compounds।
इन कंपाउंड्स में आपको एनेंशियोमर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ए को चेक करती हूँ। अगर मैं ए की बात करूं तो ध्यान से देखो, मिथाइल अपवर्ड, मिथाइल डाउनवर्ड्स, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, हाइड्रोजन मतलब बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, ब्रोमीन बिलो, अबव। तो यहाँ पे इन्वर्शन सेंटर प्रेजेंट है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में इन्वर्शन सेंटर या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसकी मिरर इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सुपरइम्पोजेबल, और उसको कभी भी इनेंशियोमेरिक फॉर्म में नहीं ले सकते। तो ए तो भूल ही जाओ। फिर आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मैं क्या करती हूँ ना, सबको ऐसे मिथाइल डाउनवर्ड्स ले आती हूँ ताकि मेरे को कंपैरिजन करना इजी रहे। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेशन दूंगी लाइक दिस वन, 120 डिग्री, 120 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे CH3, ये CH3 पहले से है, Br, दिस इज H, ये Br इधर आ जाएगा, H इधर। तो आप फिर से देखोगे इसके जैसा बिल्कुल बन गया। हाइड्रोजन अप मतलब अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इधर ब्रोमीन डाउनवर्ड्स एंड बिलो द प्लेन, ब्रोमीन अपवर्ड्स एंड अबव द प्लेन, मिथाइल ऐसे। तो इसमें भी इन्वर्शन सेंटर प्रेजेंट है, तो इसके भी आइसोमर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ से वैसे मेरे को डायरेक्टली पता लग रहा है CND, पर मैं चेक भी कर लेती हूँ कैसे। ये तो मेरा प्रॉपर फॉर्म में है। अगर मैं डी को भी इस तरीके से रोटेशन दे दूँ 120 डिग्री की, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। CH3 here, CH3 here, H here, Br here, Br, और यहाँ पे H। तो अगर आप देखोगे ये और ये आपस में मिरर इमेज है। कैसे है, अगर आप फ्रंट पे मिरर रखते हो, है ना, फ्रंट पे मिरर रखने का मतलब है कि जितने भी आपके वेज में है वो डैश में कन्वर्ट हो जाए, और डैश वाले वेज पे। देखो Br क्या था यहाँ पे, डैश पे, वो वेज पे चला गया। H यहाँ पे अबव द प्लेन था, बिलो द प्लेन चला गया। सिमिलरली इधर भी Br बिलो द प्लेन था, अबव चला गया, H अबव था, बिलो चला गया। तो C एंड D आर इनेंशियोमर्स, बिकॉज ये क्या बन रही है, मिरर इमेजेस। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर फॉर H और Hb। अगर मैं H और Hb की बात करूं तो ये कैसे आएंगे, तो वही है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। मैं दोनों में ना रिप्लेस करके देख लेती हूँ। लाइक सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट अस रिप्लेस हाइड्रोजन A विद ड्यूटेरियम, और ये वाला H एज इट इज। देन व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस हाइड्रोजन B विद ड्यूटेरियम, देन इज दिस। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस बन रही है? नो, इन दोनों के बीच में कोई भी मिरर इमेज जैसा रिलेशनशिप नहीं आ रहा आप लोगों का। ठीक है, तो क्योंकि नो मिरर इमेज रिलेशनशिप, तो ये कैसे आ गए, जब किसी में मिरर इमेज टाइप रिलेशनशिप नहीं होता और मोर ओवर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। एक तो ये कायरल सेंटर रहा इसमें, ये वाला, अगर आप ड्यूटीरियम लेते हो, वरना ये कायरल सेंटर नहीं है, ड्यूटीरियम लेने के बाद कायरल सेंटर बन रहा है। वैसे दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, कैसे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो कायरल एक्सिस की वजह से मॉलिक्यूल कायरल होएगा। बट ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं है, तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स है ये दोनों। तो क्या रिलेशन है दोनों में, डायस्टीरियोटॉपिक का। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कन्फर्मेशन एक्स एंड वाई ऑफ ट्यू ब्यूटेनॉन इज और आर, इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये बताने के लिए ना गोश और एंटी मेरे को इनकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक्स की न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करती हूँ। दिस इज योर ऑक्सीजन, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप। फिर ये वाला मिथाइल ग्रुप ऊपर को है, ये रहा इसका मिथाइल, वन हाइड्रोजन इज हियर, वन हाइड्रोजन इज हियर। फिर ये वाला, दिस इज ऑक्सीजन, और ये नीचे को मिथाइल ग्रुप। फिर इस टाइम पे हाइड्रोजन इसके साथ में है,
लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन और राइट साइड पे मिथाइल ग्रुप। तो चेक करते हैं कैसी कंफर्मेशन है। अगर मैं बात करूं एक्स में, बोथ द मिथाइल ग्रुप्स क्या है, एंटी। और अगर मैं वाई की बात करूं, बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर गौश। ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स आर इन एक्स आर एंटी, यस मिथाइल ग्रुप्स इन वाई आर गौश। और क्योंकि इसमें एंटी है तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल देन वाई, तो एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई, यस ये भी ट्रू है। यही पूछा था उसने करेक्ट स्टेटमेंट, तो यस ये तीनों ट्रू है। वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स, नो दिस इज नॉट ट्रू। तो 1, 3 एंड 4 दिस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, the most stable conformation of 1,2-difluoroethane and DL2,3-butanediol। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में आप बोलते हो कि एंटी कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं इनकी बात करूंगी, इन दोनों केसेस में गोश कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल। व्हाई? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोश इफेक्ट एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो गोश कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है। तो चेक करें ए में, यस ये तो गोश है पर ये एंटी है तो नो। इसमें ये एंटी है और ये गोश है, नो। सी में ये एंटी है और ये गोश है, नो ये भी स्टेबल नहीं है। फिर डी में ये भी गोश है और ये भी गोश है, मोरोवर मिथाइल ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ये एंटी है, तो डी। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the hydrocarbon among the following having conformationally locked chair bot chair form is। कहते हैं चारों में से किसकी चेयर बोट चेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो चेयर बोट चेयर की फॉर्म में जनरली आपके पास ट्रांस वाले सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अपोजिट ट्रांस होते हैं। लाइक ये तो ये सिस है, ये ट्रांस सिस्टम है, ये नॉर्मली ड्रॉ हो जाएगा, तीनों बोट फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली इसमें है, ये भी सिस ये भी सिस, ये भी चल जाएगा। ये दोनों ट्रांस है, मतलब ओके सारा बिल्कुल नॉर्मली चल जाएगा, तीनों की तीनों बोट फॉर्म बन जाएंगी। पर अगर आप इसकी बात करोगे ना डी वाले की, इसमें नहीं होता। इसको बनाने का एक ही तरीका है कि सेंटर वाला ऐसे बोट की फॉर्म में होता है। आप चाहे और किसी भी एंगल से ड्रॉ करके देख लेना, आपसे बनेगा नहीं। ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, लाइक ये ना, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 और 4 पे ये वाला हाइड्रोजन अपवर्ड्स है, ये वाला हाइड्रोजन डाउनवर्ड्स है। 3, 4, फिर ये रहा 5th कार्बन, ये रहा आपका 6th कार्बन, ये रहा आपका 6th कार्बन के बाद फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पे हाइड्रोजन इज डाउनवर्ड, और सेकंड पे नहीं फर्स्ट पे, सॉरी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, फर्स्ट पे हाइड्रोजन इज योर डाउनवर्ड्स और 6 पे हाइड्रोजन इज अपवर्ड्स। तो हम देख रहे हैं चेयर बोट चेयर, तो कंफर्मेशनली लॉक्ड चेयर बोट चेयर फॉर्म किसकी आ रही है आपकी, डी। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑप्टिकली प्योर आइसोमर ए एंड बी वर हिटेड with Na and3 in DMF, the correct statement from the following। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये आपके पास A है, ये B है, लेटर से ये C और D कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। A और B दोनों को आपने Na and3 के साथ ट्रीट किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं A की। A को जब भी हमें पता है ऐसा कुछ करना हो तो क्या करते हैं हम, चेयर कंफर्मेशन में ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सेन का, NMe2 अपवर्ड्स, Br डाउनवर्ड्स, N3 नेगेटिव। आपको पता है ये ट्रांस डाइएक्सियल की पोजीशन में है, एंटी। तो वेन एवर Br लीव्स, जब भी Br लीव करेगा सेम टाइम पे NMe2 आ जाएगा टू पार्टिसिपेट इन Ngp। तो कुछ
इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। फर्दर जब आप N3 नेगेटिव का अटैक करवाओगे, देयर आर टू कंडीशंस, इट कैन अटैक फ्रॉम अप साइड ए अटैक, इट कैन अटैक फ्रॉम डाउन साइड्स बी अटैक। अगर तो वो अप साइड से अटैक करता है तो कुछ, क्योंकि अब ये होता है SN2 अटैक, टू साइमल्टेनियस SN2 अटैक्स होते हैं ना यहाँ पे, तो ये जैसे ये था डाउन से गया तो अप से अटैक हुआ, अब अपोजिट साइड से अटैक होगा ये, ठीक है। तो क्योंकि अब SN2 बैक साइड अटैक होगा, ये यहां से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो व्हाट यू विल गेट, N3 नेगेटिव इज अटैकिंग ना, N3 नेगेटिव विल अटैक, NMe2 आपका यहीं पे पड़ा है, और जो आपका N3 आएगा दैट विल कम फ्रॉम डाउन साइड, क्यों, SN2 अटैक है, ये मैं ए मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। या फिर अगर वो बी वाली साइड से अटैक करता है तो N3 आपका अपवर्ड्स को है ना, NMe3 डाउन साइड से आएगा। मतलब दोनों केसेस में आपका जो N3 मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये क्या है अप पोजीशन में, तो डाउन साइड अटैक होएगा SN2 के कारण। अब अगर मैंने इसको ड्रॉ, तो इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम, N3 डाउनवर्ड्स, NMe2 अपवर्ड्स। और अगर इसको ड्रॉ करना हो तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, NMe2 अपवर्ड्स, N3 डाउनवर्ड्स। तो आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं तो बिल्कुल ये बनेगा नीचे को, तो बोथ दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दोनों में कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो मिरर इमेज होने के कारण ये दोनों क्या है आपस में इनइंशियोमर। अब 50% ये प्रोडक्ट बन रहा है, 50% ये, तो 50% ऑफ टू इनइंशियोमर्स बन रहे हैं, तो बेसिकली इस रिएक्शन में आपके पास क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। किसका, ये क्या ऐसा ही है, सी का, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ सी। तो ए को जब आपने रिएक्ट करवाया तो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर आ रहा था सी का। नेक्स्ट कमिंग टू बी, अब बात आती है बी की। बी में आपके पास कंपाउंड ये वाला है, NMe2 Br, इसमें आपको करना है NMe2 और दिस इज Br। अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ इस टाइप का है, NMe2 अपवर्ड्स मतलब इधर को, और Br भी अपवर्ड्स। अब इसमें जब Br लीव करेगा तो कोई NGP पॉसिबल नहीं है। NGP के लिए कंडीशन होती है ना, दे मस्ट बी ट्रांस डाइएक्सियल वाली, तो कोई NGP पॉसिबल नहीं है, सिंपल N3 नेगेटिव का अटैक होगा, क्योंकि अप साइड से जा रहा है तो नॉर्मल डाउन साइड अटैक होगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन। तो N3 आपका अपवर्ड्स प्रेजेंट है, और सॉरी NMe2 आपका अपवर्ड्स प्रेजेंट है, N3 आपका आ जाएगा डाउनवर्ड्स। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो कैसा प्रोडक्ट बना आपके पास, ये NMe2 अपवर्ड्स, N3 डाउनवर्ड्स। ये कैसा प्रोडक्ट आया, सिमिलर टू सी, यस। एक्चुअल में इसका आंसर क्या आता है, चार स्टेटमेंट दी होती है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आता है कि ए गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, ए से आपका रेसिमिक मिक्सचर आ रहा था ना, किसका, सी और डी में से किसका आ रहा है, डी कंपाउंड तो कहीं भी नहीं बना, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ सी। एंड बी से आपका क्या आया, बी गिव्स ऑप्टिकली प्योर सी, बी क्या है ऑप्टिकली प्योर सी देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाला इनकम्प्लीट था, स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई थी, ऐसे आना, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट OH33 नेगेटिव ट्रांस दिस द कायरल वन इज, आपको पता करना है कायरल कौन सा है, तो इनके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। कोबाल्ट है, ऑक्सालेटो लिगेंड्स है, ऑक्सालेटो लिगेंड्स आपको पता है O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O, इसको मैं ऐसे फॉर्म कर देती हूँ, मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसे ही होगा, 3 नेगेटिव फॉर्म। सेकेंड वन इज ट्रांस Cl2 En2, तो ट्रांस कोबाल्ट है,
आपको पता है लिगेंड कैसा होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, और ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन Cl Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्रोमियम EDTA का तो कॉम्प्लेक्स अच्छा बड़ा सा बनेगा काफी, इसके लिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन CH2 CH2 और ये नाइट्रोजन। पहले तो ये नाइट्रोजन CH2 नहीं, क्या होता है बेसिकली बीच में C डबल बॉन्ड O CH2 है ना, फिर ये भी एक ऑक्सीजन है, ओके। फिर यही वाला नाइट्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, फिर ये वाला नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे, C डबल बॉन्ड O, ये CH2, और ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ भी ऐसे, CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है नेगेटिव चार्ज। तो ये तीनों बन गई। अब कायरल होने के लिए बेसिकली मेरे को चेक करना पड़ेगा किसी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। तो वैसे आपको पता है जब ऐसे आपके पास इस टाइप के लिगेंड्स आ जाते हैं इस टाइप में, तो आप सबको ही पता है ये ब्रीजिंग कुछ इस पोजीशन से होती है कि लाइक अगर आप यहाँ से ब्रीजिंग कर रहे हो तो एक ऊपर को प्रेजेंट होता है तो एक साइड वाइज आता है। तो अगर आप यहाँ से प्लेन पास करते भी हो ये कभी आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, समझ रहे ना, ये पोर्शन पूरा रिंग है, ये खाली है, तो ये कभी भी ऐसा इनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं कर सकती। ठीक है, तो हियर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। कमिंग टू दिस, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे सिमिलर अपीयरेंस यहाँ पे है, सिमिलर यहाँ पे है, तो क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल आ गया आपके पास अकायरल। और सिमिलरली अबाउट दिस कि इसमें से कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर लो आपके पास सिमिलर अपीयरेंस नहीं आएगी, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो कायरल। तो बोथ 1 and 3 आर कायरल मॉलिक्यूल्स, तो 1 and 3 दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांस N2F2 बिलोंग टू पॉइंट ग्रुप, ये हमने पहले भी किया है। ट्रांस N2F2 कुछ इस टाइप का होता है, तो इसमें से सिर्फ एक ही C2 निकलेगी, लाइक इफ दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस, तो C2 Z प्रेजेंट होगी। और मोर ओवर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ये मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये आपके C2 के परपेंडिकुलर रहेगा, तो सिग्मा H, तो C2H इज इट्स पॉइंट ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, NO बिलोंग टू पॉइंट ग्रुप, तो NO की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। इसमें से आपको पता है लीनियर मॉलिक्यूल्स में से C इन्फिनिटी एक्सिस पास करती है, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर नहीं है, ये हेट्रोन्यूक्लियर है ना, तो इन वाले मॉलिक्यूल्स में से कोई C2 एक्सिस नहीं पास करती, तो नो C2 इज प्रेजेंट, तो C इन्फिनिटी वाला पॉइंट ग्रुप चलेगा। और सेंटर से कोई सिग्मा नहीं पास कर रहा, पर इनफाइनाइट सिग्मा भी जरूर प्रेजेंट है, सिग्मा एच कोई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो C इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट सिग्मा वी से क्या आ गया, C इन्फिनिटी वी, तो डी आंसर। Which of the following belong to C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप किसका है, क्वेश्चन वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर मैं HCHO की बात करूं तो वो कुछ इस टाइप का है, सिमिलर टू वाटर, एक C2 एक्सिस यहाँ से प्रेजेंट करेगी और कोई C2 प्रेजेंट नहीं है, फिर यहीं से एक सिग्मा वी पास करेगा और एक सिग्मा वी ये वाला, तो 2 सिग्मा वीज आर प्रेजेंट, और कोई एलिमेंट नहीं बन रहा, तो C2V। फिर कमिंग टू दिस, इसमें से भी एक ये C2 होगी, सिमिलरली ये प्लेन होएगा, एक मॉलिकुलर प्लेन होएगा, तो इसका भी C2V, और H2S तो H2O की जैसा सिमिलर ही है बिल्कुल, यही एक C2 एक्सिस, ये एक सिग्मा V और एक ये भी सिग्मा V, तो C2V। ठीक है, तो तीनों के तीनों का पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये भी हमने पिछले मॉक टेस्ट में डिस्कस कर लिया था। ये कुछ मॉलिक्यूल है,
दिस वन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें C2 एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी तीनों प्रेजेंट है। जब तो आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे, ठीक है, तो ये दो आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे और बाकी दो आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। जब आप वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो ये दो आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे और बाकी दो आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। और वेन एवर यू रोटेट अराउंड जेड एक्सिस, तो ये जिनको मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायगनली अपोजिट पोजिशन चेंज कर लेंगे। तो C2 इज प्रेजेंट, टू परपेंडिकुलर C2s आर ऑल्सो प्रेजेंट। मोर ओवर अगर मैं यहाँ से करूँ, एक तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट, एक ये प्रेजेंट है, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये दोनों डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है डाइहेड्रल, तो 2 सिग्मा डीज आर प्रेजेंट। तो इसके लिए इसका पॉइंट ग्रुप आ जाता है D2D। ये हमने पहले भी मॉक टेस्ट में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपाउंड शोज द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा। स्पेक्ट्रल डाटा दिया हुआ है, दिस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज। बेसिकली आपको स्पेक्ट्रल डेटा गिवन है, आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करनी है क्या। तो 7.9 पे एक डबलेट आ रहा है हाइड्रोजन की वजह से, जिसकी J वैल्यू भी दे रखी है। फिर 6.6 पे एक डबलेट आ रहा है अगेन ड्यू टू 2 हाइड्रोजन्स। फिर 4.3 पे एक क्वार्टेट आ रहा है ड्यू टू 2 हाइड्रोजन्स। फिर 4 पे 2 हाइड्रोजन्स की वजह से ब्रोन सिग्नेट आ रहा है और D2 एक्सचेंजेबल है, तो ऑब्वियसली इससे कंफर्म हो रही है NH2 के प्रोटॉन से, स्ट्रक्चर से भी देख के पता लग रहा है। और 1.4 पे एक ट्रिपलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन्स का। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास 5 सिग्नल आ रहे हैं। सिग्नल्स आर देयर, सो सबसे पहले तो मैं 5 सिग्नल्स ही चेक कर लेती हूँ किसमें है। अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो यहाँ से POS जाएगा, तो these two will give the same signal 1, these two will give the same signal 2, ये प्रोटॉन का थर्ड सिग्नल, इनका 4, इसका 5। यस, इसमें 5 सिग्नल्स ही आ रहे हैं, तो दिस कैन बी द ऑप्शन, मे बी द ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें चेक करें, इसमें भी ये POS प्रेजेंट है, तो ये दोनों सेम सिग्नल 1, ये दोनों सेम सिग्नल 2, इसका 3, फिर इसका 4, इसका 5 और इसका 6, तो 6 सिग्नल, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, 1 2 3 4, फिफ्थ इसका, सिक्स इसका, 7, इसमें तो 7 सिग्नल्स आ गए। और इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सिग्नल्स। तो बेसिकली इन सब में 6 7 और 7 सिग्नल्स आ रहे हैं, पर आपके स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 5 सिग्नल्स ऑब्टेन हो रहे हैं, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल्स ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड में आपके पास NMR सिग्नल्स कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके, मैं प्रॉपर हाइड्रोजन शो कर देती हूँ। ये 1, ये सॉरी ये मिथाइल था, ये भी मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, फिर यहाँ पे, ये यहाँ। मैंने हर बार समझाया है कि इसको करने के लिए इमेजिन करो स्ट्रक्चर, लाइक आपकी बुक है ओपन, हाफ ओपन बुक है और उसके ऊपर ऐसे बुक के दोनों साइड्स पे ऐसे थंब है, मतलब ऐसे एक ब्रिज सा बन रखा है ना। तो अगर आप इमेजिन करोगे इसे, तो सी ये ब्रिज, ये मतलब इस और इसके प्रॉपर सेंटर में है, तो इसको ये मिथाइल भी सेम डिस्टेंस पे पड़ रहा है, ये मिथाइल भी, ठीक है, इसको ये एच भी जितने डिस्टेंस पे पड़ रहा है उतना ये एच पड़ रहा है, इसके लिए किसी में डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो यानी कि ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में है, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में है, ठीक है। और क्योंकि ये ब्रिज है, ब्रिज को भी हर जगह से बराबर इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। मोरोवर ये भी ब्रिज अगर सेंटर में है तो दोनों को सेम इन्फ्लुएंस दे रहा है और दोनों ही सेम एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। तो यू विल गेट 4 सिग्नल्स एंड 4 सिग्नल्स आर गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन पहले गलत कर रखा था तो मैंने बी कर दिया, तो बी आंसर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 सिग्नल्स आएंगे। नेक्स्ट, कहता था स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच डिस्प्लेस द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा इन IR 1619 110। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेंगे बाद में। 1H NMR का डेटा दिया हुआ है 2.8, सिंगलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन का 3.8, 6.9, 7.8। बेसिकली आपके पास 4 सिग्नल आ रहे हैं, है ना। तो कार्बन NMR का कुछ डेटा दिया हुआ है, ये रहा।
तो सबसे पहले तो मैं कहाँ पे मूव करती हूँ, IR पे। IR से मेरे को पता लग रहा है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है, तो पक्का है तो कार्बोनिल ग्रुप का, पर ये कॉन्जुगेशन में होगा, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आया होगा और इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। पता है ना 1700 से अब होती है। ठीक है, तो और 6090 तो सी डबल बॉन्ड हो सकता है, एस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टर की 1735 से 1750 होती है। मोर ओवर अगर इसकी वैल्यू रिड्यूस भी कर दोगे तो 1725 1720 चल जाती है, तो एस्टर वाला कंपाउंड नहीं है ये। तो ये या फिर ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते ए बी, क्योंकि इसमें एस्टर पार्ट आ रहा था ना। पर आपका आईआर स्पेक्ट्रा शो कर रहा है कि 1690 पे सिग्नल आ रहा है, तो वो पक्का एल्डिहाइड कीटोन वाले कार्बन का ही हो सकता है, वो भी जो कॉन्जुगेशन में है। तो आइदर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। फिर इसमें से चेक करते हैं कि 4 सिग्नल्स किस में आ रहे हैं। अगर मैं इसमें चेक करूं तो दिस टू विल गिव द सेम सिग्नल, दिस टू विल गिव द सेम, थर्ड सिग्नल यहाँ से, फोर्थ सिग्नल यहाँ से। ओके गुड। और अगर मैं इसमें करूं 1 2 3 4 5 6 सिग्नल्स आर प्रेजेंट, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड डिस्प्लेइंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डेटा। आईआर की वैल्यू है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स और एनएमआर की ये वाली वैल्यूज है 6.2 5.5 4.2 2 1.1। अब आईआर की वैल्यू उसने दे रखी है 1720। इट मीन्स ठीक है सारे ही एस्टर्स हैं, पर एस्टर पक्का इस तरीके से कॉन्जुगेटेड होगा कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसमें क्या है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर। ये तो हम कितनी जगह पे पढ़ चुके हैं ना, एस्टर का क्या होता है 1725 35 अराउंड होता है। अगर 1720 गई है वैल्यू तो पार्शियल उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अगर मैं इसमें कॉन्जुगेशन की बात करूं तो अगर इस पे सिंगल आएगा वही ये डबल हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर बी ऑप्शन की बात करूं, अगर यहां से सिंगल आएगा तो डबल हो जाएगा, पर अगर यहां से कॉन्जुगेशन आ रही है तो ये पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो दिस कैन बी द ऑप्शन। और फिर इसकी बात करूं, ये अगर यहां से होगा तो ऐसे आ जाएगा और उसके साथ तो कॉन्जुगेशन है नहीं, तो सी कांट बी द ऑप्शन। और सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूं तो ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, हाँ ये भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर हो सकता है, तो डी मे बी द ऑप्शन। फिर बात आती है एनएमआर डाटा की। एनएमआर डेटा में हमें क्या क्या बातें गिवन है। वो बोल रहे हैं 6.2 पे एक सिग्नल आ रहा है, 5.5 पे सिग्नल आ रहा है, 4.2 पे 2 हाइड्रोजन पे 1 पे। तो सबसे पहले तो ये सिग्नल की बात करूं, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट आ रहा है, इट मीन्स दिस इज ड्यू टू मिथाइल ग्रुप। 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट आ रहा है जो कि अटैच्ड है, ट्रिपलेट है CH2 ग्रुप के साथ, किसी के साथ। फिर 2 पे एक सिंगलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन का, इट मीन्स ये मिथाइल ग्रुप है, अकेला पड़ा है पर साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है। फिर 4.2 पे क्वार्टेट आ रहा है 2 हाइड्रोजन का, ये पक्का मेरे को पता लग गया कि ये जो CH2 है ये किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्लस मिथाइल ग्रुप के साथ है, इसलिए ऐसा है। और ये दोनों ऑलिफिनिक प्रोटॉन्स के, तो दिख रहा है इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में ये वाला कोरिस्पॉन्ड करता है आपका 4.2 वाले सिग्नल से, ये वाला आपका कोरिस्पॉन्ड करता है 1.1 वाले सिग्नल से, और इन दोनों में ही ये वाला कोरिस्पॉन्ड करता है किस वाले सिग्नल से, 2 वाले सिग्नल से, सिंगलेट वाले से, 2 ppm पे आ रहा है। बचते हैं फिर हाइड्रोजन्स, इसमें हाइड्रोजन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। अब इनकी बात करते हैं, तो बात आती है इनकी। अगर मैं देखूं इसकी रेजोनेंस कुछ ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी, O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H H। और अगर मैं इसकी रेजोनेंस करती हूँ ये वाली, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये,
यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अगर रेजोनेंस ड्रॉ भी हो जाए तो ये भी फिर भी स्टिल एक डबल बॉन्ड के पास है, ये भी डबल बॉन्ड के पास, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो ऑलमोस्ट सेम जोन में प्रेजेंट है। पर इसकी रेजोनेंस ड्रॉ करने से पता लगा कि ये हाइड्रोजन मिथाइल के साथ कर रहा है, हालांकि ये वाला हाइड्रोजन इन वाले ग्रुप्स की मतलब डी शील्डिंग जोन में लाई कर रहा है, तो इन दोनों की अलग अलग जोन में होने की वजह से वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट, डेल्टा की वैल्यू, पर इनकी ऑलमोस्ट सेम सी आएंगी। तो क्योंकि आपके पास डेल्टा की वैल्यू गिवन है 6.2 और 5.45 दैट आर डिफरेंट, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग प्रोटॉन्स की है जो आपको सेकंड में मिल रहा है डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसमें तो सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो डी कांट बी योर ऑप्शन, तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the Michelson-Mentenson mechanism for enzyme kinetics, the expression obtained is this: the value of K3 and K. उसने एक्सप्रेशन दिया है, पहले हम इसको अपनी फॉर्म में बनाएंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे जो माइकलसन इक्वेशन के लिए आपके पास एक्चुअल इक्वेशन होती है वो होती है V इज इक्वल टू K3 E नॉट S डिवाइडेड बाय Km प्लस S। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो V Km प्लस S इज इक्वल्स टू K3 E नॉट S। तो मेरे को दिख रहा है E नॉट S नीचे, तो E नॉट S को नीचे ले जाती हूँ, V Km डिवाइडेड बाय E नॉट S प्लस Vs डिवाइडेड बाय E नॉट S इज इक्वल्स टू K3। ठीक है, फिर फर्दर ये एस से एस तो कैंसिल हो गया, इस वाली इक्वेशन को उधर लेके जाती हूँ, तो इट विल बी V अपॉन E नॉट S Km इज इक्वल टू K3 माइनस V अपॉन E नॉट। फर्दर आपको दिख रहा है V अपॉन E नॉट के साथ कुछ टर्म और आ रही है, तो इस Km को भी मैं नीचे लेके जाऊंगी, तो इट विल बी V अपॉन E नॉट S इज इक्वल्स टू K3 अपॉन Km, और उसके साथ भी नीचे 1 अपॉन Km V अपॉन E नॉट। और ध्यान से देखो जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो है V अपॉन E नॉट S टू 1.4 इंटू 10⁻12 माइनस 10⁻4 V अपॉन E नॉट। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, तो यू विल गेट K3 अपॉन Km की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻12 और 1 अपॉन Km की वैल्यू 10⁻4। तो यहाँ से Km की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻4। ठीक है, फिर K3 की वैल्यू Km इंटू 1.4 इंटू 10⁻12, तो Km 10⁻⁻4 1.4 इंटू 10⁻12, तो इट विल बी 1.4 इंटू 10⁻8। तो K3 की वैल्यू आपके पास ये आ गई और Km की वैल्यू ये। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में, 1.4 इंटू 10⁻8 इन दोनों ऑप्शन में और 10⁻⁻4 इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज A undergoing the reaction A2P is 1, 0.5, 0.33, 0.25 at t0, 1, 2, 3 second respectively, the order of the reaction। तो फिर से इसमें हिट एंड ट्राई लगेगा। सबसे पहले तो अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए चेक करें, तो मैंने जीरो ऑर्डर के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि जब भी कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर में होगी वो एपी में होगी। एपी में मतलब डिफरेंस कॉमन होगा। तो देखिए 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5, 0.33 माइनस 0.5। ठीक है, तो ये कुछ माइनस 0.17 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा आप लोगों के पास, तो ये एपी में नहीं है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है। फिर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए योर रिएक्शन मस्ट बी इन जीपी, इट मीन्स रेशियो मस्ट बी कॉमन। 0.5 डिवाइड बाय 1 इज 0.5, फिर 0.33 डिवाइड बाय 0.5, ये कहीं से भी 0.5 नहीं आएगा, इनफैक्ट ये तो कम वैल्यू आएगी, तो इट मीन्स ये जीपी में भी नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है। बचा सेकंड और थर्ड, ये तो कट हो गए। सॉरी 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 सॉरी,
1 कट हो गया, 0 कट हो गया, बचा 2 और 3। तो 2 और 3 के लिए फॉर्मूला प्रॉपर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आती हूँ सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है के टी इज इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0। तो A0 को मैं हर बार क्या कंसिडर कर लेती हूँ, 1। ठीक है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपका इनिशियल टाइम क्या है, 0। तो K की वैल्यू जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, दैट इज 1/1, 1/80 कितनी है, 0.5 माइनस 1/1, तो ये आ गया 1। 1/0.5 इज 2 माइनस 1, दैट इज 1। फिर K की वैल्यू में निकालती हूँ जब टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, उस टाइम पे क्या आता है, 0.33, 1 डिवाइड बाई 0.33 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो 0.33 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 3 माइनस 1, तो 2 डिवाइड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज के, जब टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, 1/3, तो इट विल बी 1/0.25 माइनस 1/1, तो 1/3, 1/0.25 इज 4 माइनस 1, तो 3/3 इज 1। तो आप देख रहे हो के की वैल्यू हर बार सेम आ रही है सेकंड ऑर्डर के एक्सप्रेशन में पुट करने से, इट मींस योर रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का चेक करने की नीड भी नहीं है। तो आंसर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a radioisotope 41 argon initially decays at rate of 34500 disintegration per minute, but decay rate falls to 21,500 disintegration per minute after 75 minutes. The T half for the reaction is, तो बेसिकली उसने ये आपका इनिशियल रेट बता रखा है, लेटस इसको A0 ले लो, ये फिर बता रखा है फाइनल रेट, इसको AT ले लो, और टाइम की वैल्यू बता रखी है ये। तो सबसे पहले तो हम K कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं इस टाइप की, ऑल दीज आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक एक्सप्रेशन क्या रहता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉगरिथम ऑफ A0/80। तो ये आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 75 लॉग ऑफ A0 की वैल्यू 34,500, AT की वैल्यू 21 एंड 500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, तो इट विल बी 2.303 डिवाइड बाई 75 लॉग ऑफ 345 डिवाइड बाय 215। हाँ, इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाएगी, बट यू हैव टू सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.2054, और ये आंसर आ जाएगा 0.0063 पर मिनट इनवर्स। ठीक है, फिर उसने पूछा है टी हाफ, तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन करते हैं, 0.693 डिवाइड बाय के, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0063। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 110 मिनट्स। तो ये आंसर आ गया बी। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन 2A plus B changes into 3Z, the rate of consumption of A is इतना, the rate of formation of Z। इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूंगी तो इट विल बी -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू -dB/dt इज इक्वल टू +1/3 dZ/dt। गिवन है कि ए की कंजप्शन का रेट दैट इज -dA/dt कितना गिवन है, 2 × 10⁻²। आपको पता करना है dZ/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z। तो ये और ये इन दोनों को इक्वेट करोगे तो dZ/dt कितना आ जाएगा, इट विल बी -3/2 dA/dt। तो 3/2 -dA/dt की वैल्यू 2 × 10⁻⁻4, तो आंसर आ गया 3 × 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, दिस वन। नेक्स्ट, फॉर गिवन आयनिक स्ट्रेंथ I, rate of reaction is given by this. Which of the following reactions follow the above equation? अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, log K/K0 2ZA ZB A रूट आई। यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.51 ZA ZB रूट आई, और आपको जो इक्वेशन है दैट इज -4 × 0.51 I अंडर रूट। सेम ही है ना, log K/K0। तो अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे
तो यू विल गेट -4 इंटू 0.451 अंडर रूट ऑफ 5, ये किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 0.51 जेड ए जेड बी रूट आई से रूट आई कैंसिल, 0.51 से 0.5 कैंसिल, -4 डिवाइड बाई 2 इज -2 जेड ए जेड बी। इट मीन्स जो भी आपके दो आयंस हैं उन दोनों की प्रोडक्ट, चार्जेस का प्रोडक्ट मस्ट बी -2। तो अगर मैं इसके देखूं, इसके ऊपर -2 चार्ज है, जेड ए इज -2, जेड बी इज -1, तो -2 इंटू -1 इज 2, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसकी बारी 2 पॉजिटिव +2 और -1, यस ये -2 है तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। बाकी भी देख लें, ये तो न्यूट्रल है 0 चार्ज, ये -1 है तो ओवरऑल 0, ये 1 है -1 है और न्यूट्रल है। वैसे तो 3 वालों के लिए ऐसे नहीं होता, अलग इक्वेशन होती है, बट स्टिल ये भी नहीं आएगा, दिस कांट बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, if the half life of a reaction is inversely proportional to square of concentration of reactant, वो बोला हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी की इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, बेसिकली आपको पता है जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसका जनरल रिलेशनशिप ऐसा रहता है, ये ए नॉट की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंपेयर करेंगे, n-1 यहाँ पे 2 आ गया, n इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3, तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट, if the pre-exponential factor in Arrhenius equation is this, the value of rate constant at extremely high temperature, ये a की वैल्यू दे रखी है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हीनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e बाय RT, दिस a इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, e इज एक्टिवेशन एनर्जी, r इज गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर। उसने बोला हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई, लेट अस से t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, इट मीन्स 1/t, ये अप्रोच करेगा 0 को, 1/∞ 0 होता है, इट मीन्स EA/RT किसको अप्रोच करेगा 0 को, इट मीन्स e की पावर -EA/RT, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो k किसके इक्वल आ गया a के, तो k की वैल्यू भी कितनी आ गई 1.6 × 10⁻12 पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Next, in the kinetic study of a chemical reaction, slopes are drawn at different time in the plot of concentration of reactant versus time. The magnitude of slope with increase of time. क्या था, ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। तो ग्राफ कैसे बनेंगे, आप सब पता है जोन सी भी रिएक्शन होगी, एज योर टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम 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 ही होता रहेगा ना, डिक्रीज होगी, डिपेंड करेगा 0 में कैसे हो रही है, 1 में कैसे, 2 में कैसे, रिएक्टेंट तो कम ही होता रहेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो हमेशा ये कर्व कैसी बनेगी, डिक्रीजिंग कर्व, तो स्लोप क्या रहता होगा, होगी हमेशा डिक्रीजेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगी हमेशा डिक्रीज होगी, स्लोप का मैग्नीट्यूड हमेशा डिक्रीज होगा। नो, ये आर रॉन्ग, तो डिक्रीजेस, सी आंसर आएगा इसका, सी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। सो ये आपका मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।